गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज ये इंडियन पॉलिटी का 14वां लेक्चर है। इसमें हम लोग एज ए वन लाइनर के रूप में देखेंगे चुनाव आयोग और राजनीतिक दल। चुनाव आयोग और राजनीतिक दल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक के बने हैं या पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को एज ए वन लाइनर के रूप में हम लोग देखेंगे, जो कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है और सभी एग्जामों में लगभग में पूछा गया है। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले ये देख लेते हैं कि चुनाव आयोग में जो फैक्ट्स हैं, अर्थात ये जो फैक्ट्स हमें देखना है, क्वेश्चन जो अब तक के पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में सही कथन क्या है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में जो सही कथन है, पहला पॉइंट ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त को जितना वेतन उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश को जितना वेतन मिलता है, उतना ही वेतन मुख्य चुनाव आयुक्त को भी मिलता है। ये सही कथन है। दूसरा कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीकों और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो ये भी दोस्तों सही कथन है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद जो समकक्ष होता है, वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, तो न्यायाधीश का जो पद होता है वही उसी के समकक्ष होता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि है वो कितनी है। तो भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी जो पदावधि होती है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, यानी जो है मैक्सिमम 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, इतनी जो है इनकी पदावधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत जो किया जा सकता है, वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, सही है, किया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं, उनके 2/3 बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। यानी जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त परामर्श करेगा तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है किया जाता है। तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पूछा ना गया हो। बस ये है कि वन लाइनर फॉर्मेट में है, इससे कि कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान करता है, तो भारत का संविधान निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है, ये करता है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अर्थात अनुच्छेद 324 के तहत भारत के संविधान निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निर्वाचन जो आयोग हैं उनके कार्य क्या क्या हैं। तो भारत के निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं, पहला कार्य है कि संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनावों को करवाना, ये भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, ये भी भारत के निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्य का निरीक्षण करना और निर्देशन एवं नियंत्रण करना। ये निर्देशन करना और नियंत्रण करने का भी कार्य भारत के निर्वाचन आयोग का होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह संचालित किया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। और अगला जो पॉइंट है, यानी अगला क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निर्वाचन प्रणालियों की स्वीकृति जो है वो की गई है। तो ये की गई है नंबर 1 वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली
के तहत। दूसरा है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर भारत में निर्वाचन के लिए जो निर्वाचन प्रणालियां हैं वो स्वीकृत की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में सही क्या है। तो भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में जो सही है वो है निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिशें और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। साथ ही साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि संसद के सदस्य की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति राय प्राप्त करेगा। तो ये राय प्राप्त करेगा भारत के निर्वाचन आयोग की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि अर्थात जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। अर्थात इसका जो क्या कह रहा है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार देने का जो निर्णय किया गया है वो किया गया है संसद के द्वारा। ध्यान रखिएगा जितने भी पॉइंट हैं फैक्ट्स हैं दोस्तों सारे फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और जो लोग एनसीईआरटी सार संग्रह न देखे हों तो दोस्तों पूरी बुक कंप्लीट है, सबकी अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। फ्री ऑफ कास्ट सेवा आपको मिल रही है, चाहे वो घटना चक्र भारत का भूगोल हो या विश्व का भूगोल हो या आधुनिक भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, प्राचीन भारत का इतिहास हो, सभी कंप्लीट है, सबकी अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है वो है एक विधिक अधिकार है। ध्यान रखिएगा एक विधिक अधिकार है, ये अधिनियम के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9 युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया और किस आम चुनाव में किया गया। तो 9 युवकों के द्वारा जो 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था ये किया गया था 1989 में। ध्यान रखिएगा 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापकों के लिए मतदान की जो न्यूनतम उम्र की जो सीमा है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो मतदान की न्यूनतम उम्र थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्गत मत सर्वेक्षण के विषय में कथन सही है। तो ये कथन सही है कि निर्गत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे ये पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 के द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में सही क्या है। तो इसमें सही है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत की संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्ध के होने पर दोष सिद्ध की जो तिथि है तिथि से 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य विधान मंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी, अर्थात वो अयोग्य हो जाएगा। दूसरा ये है कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले पात्रभूत निक्षेप में वृद्धि की गई है। तीसरा, चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। तो दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश की थी? ये सिफारिश की थी कि लोकसभा के चुनाव के सरकारी जो है अधिनियम की, अर्थात लोकसभा के चुनाव के सरकारी अध्ययन की जो है ये दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध है वह निर्वाचन में सुधार करने से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। तो जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि संसद तथा राज्य विधान मंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की जो शक्तियां हैं
वो एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं, तो ये सही है। कारण आर कह रहा कि निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का जो अधिकार है वो कार्यपालिका के पास है, तो ये भी जो है सही है। अर्थात कथन भी सही है और कारण भी सही है। ए आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है स्पष्टीकरण सही नहीं है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था। तो निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय जो आयोग बनाया गया था, ये बनाया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसका चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो कौन सा चुनाव है? तो स्थानीय जो निकाय का चुनाव है वो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परसीमन आयोग के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो परसीमन आयोग के संदर्भ में जो सही कथन है वो पहला है कि परसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा है परसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में से कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये दोस्तों मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है, तो ये सही है। और कारण आर कह रहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। अर्थात ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। अब हम लोग देखते हैं जो कि एज ए वन लाइनर के रूप में जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को भी देख ले रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। तो यदि राज्य स्तर का दल है तो कम से कम 4 राज्यों में जो है उसकी राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त तभी कर सकता है यदि वो 4 राज्यों में राज्य स्तर का दल का जो है दर्जा प्राप्त किए हुए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो क्षेत्रीय यानी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाएगी? यदि वह राज्य में या तो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन सब पूछे गए क्वेश्चन हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो चाहे आरओ में हो, सवाल जरूर पूछे गए हैं एसएससी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है, कब मिलेगी? जब वह नंबर 1 उस राजनीतिक दल के द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनाव या उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही साथ कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हुई हों, तभी उसे उस जो है दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति मिलेगी। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। और तीसरा जो इसके लिए कंडीशन है वो ये है कि यह दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो, तभी जो है क्षेत्रीय दल को जो है मतलब राष्ट्रीय दल का क्या कह रहा है जो है दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जो है प्रभावित था, ये था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रक्रिया से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1999 में विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था, तो ये हुआ था कांग्रेस पार्टी के। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में शामिल है, क्या क्या शामिल है? पहला है कि यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचन सूची होगी। और तीसरा कह रहा है धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचन सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। चौथा कह रहा है राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी।
और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद उसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो है गठन जब हुआ तो गठन के बाद इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो AB वाजपेयी जी बनाए गए थे, अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे, इसके संस्थापक थे BR अम्बेडकर, अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्थापना की थी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्थापना की थी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही सुमेलन करना है और सही सुमेलन दिया हुआ है। एक तरफ राजनीतिक दल दिया है और दूसरी तरफ गठन, किस वर्ष इसका गठन किया गया था। तो CPI का गठन ये सही सुमेलित भी है। तो CPI का गठन 1920 में किया गया था। CPM का जो गठन है वो 1964 में। AIADMK का जो गठन है ये 1972 में किया गया था और तेलुगु देशम पार्टी का जो गठन है ये 1982 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन हैं, कोई हवाई नहीं है, बहुत ही अथेंटिक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों अर्थात CPI और CPIM में हुआ था। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडों में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शन सिद्धांत समाहित हैं। तो ये सही है, समाहित हैं। और कारण आर कह रहा है कि वह बहुत सी चीज़ों की बृहद विस्तार में चर्चा करता है। तो ये भी सही है, अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, ये भी कथन कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले जो राजनीतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। तो ये सही है। कारण आर कह रहा है कि बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की आपेक्षिक बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। तो ये भी सही है, अर्थात कथन भी सही है और कारण भी दोनों यानी कथन और कारण दोनों सही हैं। AR दोनों सही है और R एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला वाला भी कथन कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। और तो ये आवश्यकता नहीं, ये तो गलत है, आवश्यकता है। कारण आर कह रहा है कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वह चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो नियत कर सकते हैं, आर सही है, अर्थात कथन गलत है और कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो ये अधिकार दोस्तों चुनाव आयोग के पास है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही हैं। और ये कौन कौन से कथन सही हैं? कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। तो ये सही है। दूसरा कह रहा है राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। तो ये तीनों कथन दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। तो जो है ये सही है कि अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कारण आर कह रहा है कि अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं, ये भी सही है, अर्थात ये और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। तो ये होता है दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था वो तिथि कौन सी थी? तो दल बदल निरोधक अधिनियम ये 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन दोस्तों ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता पहली बार
मिली थी, कब मिली थी? तो राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता पहली बार मिली थी 1985 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दल परिवर्तन विरोधी विधि ये 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था। तो ये अधिनियमित कर दिया गया था जम्मू एवं कश्मीर राज्य में। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होनी चाहिए। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता है। तो लोकसभा की सदस्य संख्या 545 का न्यूनतम 10% अर्थात 54.5 या 55 सदस्य संबंधित पार्टी या गठबंधन का होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोटम आंदोलन जो चलाया था, ये कहाँ चलाया था? ये चलाया था आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कामराज योजना का जो उद्देश्य था ये क्या है? कामराज योजना का उद्देश्य था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना, ये था कामराज योजना का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि भारत में लिखित संविधान है, तो सही है, लिखित संविधान है। कारण आर कह रहा है कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का जो विकास है वो क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, तो ये भी सही है। अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, नहीं कर रहा है। तो ये दोस्तों जो है आपका, एक तो हम लोगों ने देखा राजनीतिक दल से रिलेटेड जो भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए थे, और दूसरा चुनाव आयोग से रिलेटेड जो भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए थे। इन सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने कवर किया एज ए वन लाइनर के रूप में। और दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह न देखा हो तो हर टॉपिक की, हर टॉपिक वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। 10-15 मिनट की वीडियो है। पूरी बुक एनसीईआरटी कंप्लीट है। घटना चक्र पूरा आपका कंप्लीट है, चाहे भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, या आपका आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और जो है प्राचीन भारत का इतिहास, ये दोस्तों कंप्लीट है। तो ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।